नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी ध्यूअर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 30वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास फर्स्ट रहने वाला है। आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का विषय है ना, उसमें से ना जितने भी टॉपिक है उसमें से आप लोगों का मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस हो पाए। और कुछ जो टॉपिक बचा हुआ है ना, साथ ही साथ आप लोगों को उसको भी आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कंप्लीट करते हुए चलूँगा। तो आज की इस क्लास में लगभग मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और इस 25 प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। और सामाजिक विज्ञान में खास तौर से आप लोग देखोगे ना, तो जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न होता है वो कूट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कूट पर आधारित ही प्रश्न जो रहेगा ना, वो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को ना टेस्ट सीरीज टाइप से आप लोगों को ये एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि इन 25 प्रश्नों में आप लोगों का कितना आंसर सही होता है। ज़रूर एक बार कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। मतलब टोटल 25 प्रश्न में आप लोगों का कितना आंसर सही होता है, ये आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा। लेकिन ट्राई कीजिए खुद से आंसर लेने की। जब तक आप लोग खुद से आंसर नहीं लोगे तो कौन मदद करेगा जी आप लोगों का। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित साक्ष्यों का सही मिलान करें। सूची 1 में स्थल दिया है और सूची 2 में प्राप्त साक्ष्य दिया है। तो सबसे पहले सूची 1 को पढ़ो। ए कालीबंगा, बी बनावली, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। उसके अलावा सूची 2 में पहला नर्तकी की मूर्ति, दूसरा जूते हुए खेत, तीसरा हाथी दांत का स्केल और चौथा पक्की मिट्टी का हल। कूट करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। करीबन आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, और ज़्यादा चाहिए तो बीच में स्किप कर लीजिए, मतलब रोक लीजिए, उसके बाद खुद से आंसर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए सबसे पहले सूची 1 और सूची 2 को ना आपस में सुमिलित करते हैं। सूची 1 में स्थल दिया है और सूची 2 में प्राप्त साक्ष्य दिया है। तो सबसे पहले एक को देखो, कालीबंगा। कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है ना वो क्या है, तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने आप लोगों को जब थ्योरी क्लास पढ़ाया था उस वक्त बोला था नोट करके रखना है, ऐसे प्रश्न को कूट में पूछा जाता है इसी वजह से। तो कालीबंगा जो स्थल है ना, वहाँ से क्या प्राप्त हुए थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बी को देखो, बनावली। तो बनावली से क्या प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। क्या? तो पक्की मिट्टी का जो हल है ना वो प्राप्त हुआ है बनावली से। तीसरा लोथल। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से जो है वो हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। और चौथा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, तो नर्तकी की मूर्ति जो है ना वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसके अलावा लोथल में, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है, तो लोथल जो है ना वो प्रमुख बंदरगाह में से एक था उस समय। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी का जो प्रश्न है वो इसी प्रकार से कूट में पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ना इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो दोबारा प्रैक्टिस आप लोग फिर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को फिर से पढ़ते हैं। फिर से आप लोगों के लिए कूट में प्रश्न है। जितना ज़्यादा कोर्ट में दिए गए प्रश्नों को आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। त्रिगवेद काल में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? पहला दिया है हाथी, दूसरा दिया है भैंस, तीसरा बैल और चौथा हिरण। ऑप्शन ए केवल 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 1 व 3, ऑप्शन सी 1, 2 व 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 व 4 सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिगवेद काल में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? तो त्रिगवेद काल में ना जो हाथी है उसका भी उल्लेख मिलता है, भैंस का भी उल्लेख मिलता है, बैल का भी उल्लेख मिलता है और हिरण का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो सभी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जो है वो। उसके अलावा ना गाय का जो उल्लेख है, अगर आप लोगों को बताओ ना, तो त्रिगवेद काल में गाय को ना पूजनीय माना जाता था, मतलब ना सबसे पवित्र जो पशु है वो माना जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए आप लोगों के सामने फिर से एक कूट में प्रश्न है, कारण और कथन। तो जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे ना इस प्रकार के प्रश्नों को, ज़्यादा बेहतर होगा जी आप लोगों के लिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन और कारण दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले कथन एस करके दिया है, गुप्तकालीन समाज परंपरा
परंपरागत 3 वर्णों में विभक्त था। कारण आर करके दिया है, उसको पढ़िए। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहला ऑप्शन ए, कथन एस सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन बी, कथन एस और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी, कथन एस और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एस की सही व्याख्या नहीं है। या ऑप्शन डी, कारण आर सही है, कथन एस गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी, कारण आर सही है, कथन एस गलत है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथन और कारण दिए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले एस करके कथन दिया है, गुप्तकालीन समाज परंपरागत 3 वर्ण में विभाजित था। तो ये जो एस वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। गुप्तकालीन समाज में ना जो समाज है ना परंपरागत रूप से, वो 4 भाग में विभाजित था। कौन कौन सा? तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 भाग में विभाजित था, 3 भाग में नहीं था। तो ये जो एस कथन है वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर दिया है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था 4 वर्ण में विभाजित था। तो गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था है ना वो कई भागों में विभाजित था, लेकिन मुख्यतः ना 4 भाग माना जाता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कुल, दूसरा श्रेणी, तीसरा पग और चौथा राजा का न्यायालय। तो इस प्रकार से ना जो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था था उसको 4 भाग में माना जाता है, लेकिन बोला जाए ना तो वो कई भागों में विभाजित था न्याय व्यवस्था है, लेकिन मुख्यतः 4 भाग को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, मतलब माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो कारण आर है वो करेक्ट हो जाएगा और एस जो कथन है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से फिर से आप लोगों के लिए ना कूट प्रश्न आ गया। जितना ज़्यादा आप लोग कूट प्रश्नों को प्रैक्टिस करोगे ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके तैयारी के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। मौर्यकालीन शिलालेख प्रसिद्ध स्थल इनमें से कौन कौन से हैं? पहला दिया है गुर्जरा, दूसरा मस्की, तीसरा बभ्रू और चौथा सहसाराम। ऑप्शन ए केवल ए एवं बी, ऑप्शन बी केवल बी एवं सी, ऑप्शन सी केवल ए बी एवं सी, या ऑप्शन डी ए बी सी एवं डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी एवं डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मौर्यकालीन शिलालेख प्रसिद्ध स्थल इनमें से कौन कौन से हैं? तो ये जो ए करके गुर्जरा दिया है वो भी है, मस्की भी है, बभ्रू भी है और सहसाराम भी है। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन शिलालेख का जो प्रसिद्ध स्थान है ना, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी चारों इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को ध्यान से पढ़िए। भारत का वह कौन सा प्रथम साम्राज्य था जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी मुगल साम्राज्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी मौर्य साम्राज्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत का वह कौन सा प्रथम साम्राज्य था जिसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत थी? तो ये मौर्य साम्राज्य करेक्ट हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कब स्थापना किया था? तो वो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। किसको हराया था? तो वो नंद वंश के शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराया था, और हरा करके ना 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और मौर्य साम्राज्य के एक जो शासक है ना बिंदुसार, कौन? तो मौर्य साम्राज्य के एक जो शासक है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साम्राज्य विस्तार जो किया था ना, उसमें अपनी सीमा को बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक विस्तार पूर्वक फैलाया था, मतलब विस्तृत किया था। तो इन तमाम डाटा को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन समाज की सबसे पहली संस्था होती है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी संबंधी, ऑप्शन सी स्कूल, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए परिवार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन समाज की सबसे पहली संस्था होती है? तो समाज का जो सबसे पहला संस्था है वो परिवार होगा। एक जो बच्चा है वो अच्छा बुरा किससे सीखेगा जी? अपने परिवार से ही ना सीखेगा शुरुआती में। दुनिया के बारे में किसके माध्यम से जानेगा? अपने परिवार के माध्यम से ही ना जानेगा। तो समाज की सबसे पहली संस्था कौन होगा? तो वो परिवार होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां को पढ़िए। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी दैमाबाद, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी रोपड़। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोथल नामक जो शहर है ना वहाँ से क्या हुआ है? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल प्राप्त नहीं हुआ है। जो धान होता है आप लोगों को पता होगा ना, धान, और धान से क्या निकलता है? भूसा निकलता है और चावल अलग निकलता है। तो धान से क्या हुआ है? वो उसका जो भूसा है ना वो प्राप्त हुआ है और इसके आधार पर ये पता चला है कि इसमें ना चावल की खेती की जाती थी, ये पता चला है लोथल से। और ये आप लोगों को याद रखना है, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और उसके अलावा जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना वो रंगपुर से भी हुआ है। कहाँ से? तो लोथल से और रंगपुर से, दोनों जगह से क्या हुआ है? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है आप लोगों को लोथल ना दे करके रंगपुर दे दे, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोथल भी गुजरात में है और रंगपुर जो है ना वो भी गुजरात में है, तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को अब ध्यान से पढ़िए। वैदिक सभ्यता काल में उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी अवट, ऑप्शन सी उर्वरा या ऑप्शन डी उष्ण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी उर्वरा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वैदिक सभ्यता काल में उपजाऊ भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में ना जो उपजाऊ भूमि होता है उसे उर्वरा के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को अब ध्यान से पढ़िए। त्रिवैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी यमुना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए सरस्वती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिवैद आर्यों की सबसे पवित्र नदी इनमें से कौन थी? तो त्रिवैद काल में जो आर्य थे उनकी जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए मृद भांड की, ऑप्शन बी मानव आकृतियों की, ऑप्शन सी मातृदेवी की या ऑप्शन डी पशुपति की। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी पशुपति की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ना वो पशुपति की पूजा करते थे। ये आप लोगों को याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है वो क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगर सन के बारे में बात करें ना तो 2500 ईसा पूर्व। कितना? तो 2500 ईसा पूर्व से ना कहीं कहीं पर 1750 दिया है। कितना? तो 1750 ईसा पूर्व इसमें दिया है कहीं कहीं पर, और कहीं पर दिया गया है कि 1500 ईसा पूर्व दिया है। तो इन दोनों पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। 2500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 1750 ईसा पूर्व में खत्म होता है। कहीं कहीं पर क्या दिया है? तो कहीं पर 2500 लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की दिया गया है, ठीक है। और ईसा पूर्व के मतलब आप लोगों को पता होगा ना कि ईसा के जन्म से पहले जो सन था वो उल्टा चलता था और ईसा के जन्म के बाद जो सन जो है वो सीधा चल रहा है। तो 2500 से धीरे धीरे घटते क्रम में जाएगा और जब ईसा की आएगा ना 0 और उसके बाद फिर 1 2 करके धीरे धीरे फिर बढ़ेगा, जो आज तक कि अभी 2026 चल रहा है वहाँ तक की आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। गुप्त साम्राज्य में भक्ति भोग संबंधित थे। ऑप्शन ए नगरीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु, ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन हेतु, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुविधा लेखाधिकारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 11वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्त साम्राज्य में भुक्ति भोग संबंधित थे। तो ये जो भुक्ति है ना उसका जो संबंध है ना वो किससे है ये बताऊं तो प्रांतीय प्रशासन से है। किससे? तो प्रांतीय प्रशासन से भुक्ति का संबंधित है। और ये जो भुक्ति है वो क्या होता है अगर ये बताऊं ना तो इसका जो अर्थ होता है वो प्रशासनिक प्रभाग होता है। क्या? तो एक प्रकार की ये प्रशासनिक प्रभाग होता है, मतलब प्रांत होता है जिसमें क्या होता है साम्राज्य को ना सुचारू रूप से चलाया जाता है इसके माध्यम से। तो ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। भुक्ति का जो अर्थ होता है वो प्रांतीय प्रशासनिक जो इकाई है ना वो माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो नगरीय क्षेत्र दिया है, ग्राम प्रशासन दिया है, प्रशासनिक सुविधा का लेखाधिकारी बोला है। तो ना ही वो लेखाधिकारी है, ना ही ग्राम प्रशासन है, ना ही नगरीय क्षेत्र है। तो ये जो है ना वो प्रांतीय प्रशासनिक इकाई है, ये आप लोगों को याद रखना है। एक बड़ा प्रशासनिक जो प्रांत है वो कहलाता है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। हिंदू धर्म में मानव जीवन के संस्कारों का सही मिलान करें। ए करके दिया है कर्ण वेधन संस्कार, बी करके दिया है विक्रमण संस्कार, सी चूर्ण कर्म संस्कार और डी समावर्तन संस्कार। उसके अलावा पहला आभूषण धारण किया जाता है, दूसरा विद्या अध्ययन कर गुरुकुल से घर लौटना ब्रह्मचर्य की समाप्ति, तीसरा घर से बाहर जाने अवसर पर सूर्य दर्शन कराना और चौथा मुंडन संस्कार शिशु के स्वास्थ्य हेतु। कूट करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। हिंदू धर्म में मानव जीवन के संस्कारों का सही मिलान करें। तो हिंदू धर्म में जो संस्कार दिया है ना 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है हमारे जो हिंदू धर्म में है उसमें। तो सबसे पहला ए करके दिया है कर्ण वेधन संस्कार। तो कर्ण वेधन संस्कार जो होगा ना वो आभूषण धारण किया जाता है इसमें। उसके अलावा बी करके दिया है विष्क्रमण संस्कार। तो विष्क्रमण संस्कार जो होगा ना वो आ जाएगा घर से बाहर जाने के अवसर पर सूर्य दर्शन कराना, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। सी करके दिया है चूर्ण कर्म संस्कार। तो चूर्ण कर्म संस्कार जो होगा वो मुंडन संस्कार कहलाता है शिशु के स्वास्थ्य हेतु। और डी दिया है समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन संस्कार जो होगा वो विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल से घर लौटना जो ब्रह्मचर्य की समाप्ति होता है ना वो समावर्तन संस्कार कहलाता है। तो इन चारों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। फिर से आप लोगों के लिए कूट प्रश्न है तो इसको भी पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन और कारण दिए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। कथन एस करके दिया है राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठानिक यज्ञ राजसू यज्ञ कहलाता है। कारण आर करके दिया है वाजपेयी यज्ञ में सेना दौड़ का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए कथन एस सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन बी कथन एस और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी कथन एस और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एस की सही व्याख्या नहीं है। या ऑप्शन डी कारण आर सही है कथन एस गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन एस सही है, कारण आर गलत है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला दो कथन करके दिया है, कथन एस करके दिया है और कारण आर करके दिया है। कथन एस में क्या बोला है राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठानिक यज्ञ राजसू यज्ञ कहलाता है। तो ये जो एस वाला जो कथन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़िए वाजपेयी यज्ञ में सेना की दौड़ आयोजित किया जाता है। तो देखो वाजपेयी यज्ञ में सेना की दौड़ का आयोजन नहीं किया जाता है। तो किसका आयोजन किया जाता है? वाजपेयी यज्ञ में जो रथों का दौड़ है ना वो किया जाता है। किसका? तो वाजपेयी यज्ञ में रथों का दौड़ होता है, राजा के विजय होता है इसमें। मतलब जो राजा विजय होता है ना तो उससे संबंधित वो क्या कराता है प्रतियोगिता कराता है। और ये किस टाइम पे होता है? तो ये जो होता है वो शरद ऋतु के टाइम होता है और कुल जो है ना वो 17 जो रथ है वो दौड़ाए जाते हैं। और ख़ास तौर से ये मनोरंजन के लिए और राजा के क्या ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो
ये आप लोगों को याद रखना है, वाजपेयी यज्ञ में सेना का दौड़ नहीं होता है, रथों का दौड़ होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। बाल विवाह अधिनियम 1929 को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लक्ष्मी अधिनियम, ऑप्शन बी सरस्वती अधिनियम, ऑप्शन सी बाल संरक्षण अधिनियम या ऑप्शन डी शारदा अधिनियम। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी शारदा अधिनियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विवाह अधिनियम 1929 को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अधिनियम 1929 है, उसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा शारदा अधिनियम के बारे में बताओ ना, जिसे शारदा एक्ट 1929 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? तो वो हरविलास शारदा, किसके? तो 1929 में हरविलास शारदा जी के नाम पर ना ये शारदा जो एक्ट है वो लाया गया था। और ये जो शारदा एक्ट है ना, उसमें लड़की की उम्र, मतलब लड़कियों की जो उम्र है ना, वो शादी के लिए वो 14 वर्ष रखा गया था, और लड़कों की जो शादी के लिए उम्र है वो 18 वर्ष रखा गया था। याद रखना है आप लोगों को, शारदा एक्ट में जो लड़कियों की शादी का जो उम्र है वो 14 वर्ष रखा गया था और लड़कों का 18 वर्ष रखा गया था। उसके बाद ना, बाद में ना गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ सालों बाद, लगभग 1956 में ये काम किया था। कब? तो 1956 के आसपास ना इसका काम किया था, जिनसे ना लड़कियों की शादी का जो उम्र है वो बढ़ा करके 18 वर्ष रखा गया था, और लड़कों की जो शादी का उम्र है वो 21 वर्ष रखा गया था। 1956 के आसपास है वो, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो शारदा एक्ट है ना, वो हरविलास शारदा के नाम से जाना जाता है। 1929 में ये अधिनियम लाया गया था, और बाल विवाह को रोकने के लिए ये लाया गया था, जिसमें लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों की उम्र 18। तो इतने सारे जो डाटा है उसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। त्रिवैदिक कालीन में तक्षा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सूदखोर, ऑप्शन बी नाविक, ऑप्शन सी बढ़ई या ऑप्शन डी धातु कार्य करने वाला। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी बढ़ई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिवैदिक काल में तक्षा किसे कहा जाता था? तो तक्षा जो कहा जाता था वो बढ़ई को कहा जाता है, और बढ़ई का जो कार्य है ना, वो लकड़ी का बनाना, जानते हो ना आप लोग, मतलब लकड़ी से अलग अलग प्रकार के जो सामान है वो बनाता था ना, तो उसे क्या कहा जाता था? बढ़ई कहा जाता था, और बढ़ई को तक्षा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को पढ़िए। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो प्रसिद्ध योगी की जो मूर्ति प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17वां को पढ़िए। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति इनमें से कौन होता है? ऑप्शन ए बलाधिकारी, ऑप्शन बी महाबलाधिकृत्य, ऑप्शन सी पदाति या ऑप्शन डी अश्वरोही। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी महाबलाधिकृत्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेनापति इनमें से कौन है? तो देखो, गुप्तकालीन प्रशासनिक जो व्यवस्था था ना, जिसमें सैन्य प्रशासन के प्रमुख जो सेनापति होता था, तो सेनापति का जो नाम था ना, वो महाबलाधिकृत्य के नाम से उसको जाना जाता था, उसके पद को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 18वां को ध्यान से पढ़िए। वह कौन सी पहली पुस्तक थी जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नगद देने का सुझाव देती है? ऑप्शन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मेगस्थनीज का इंडिका, ऑप्शन सी पढ़नी का अष्टाध्यायी या ऑप्शन डी कल्हड़ का रास्तंगिणी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह कौन सी पहली पुस्तक थी जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकदी देने का सुझाव देती है? तो वो जो होगा ना वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा। और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये जो कौटिल्य है वो किसके समय था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, जिन्होंने चंद्रगुप्त को ना मौर्य वंश की स्थापना में बहुत ज़्यादा मदद किया था। तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना उसमें ये सुझाव देता है कि वेतन मतलब जो सैनिक है ना उसको जो पैसे दिया जाता था ना वो नकदी देने का क्या देता है? सुझाव देता है। और ये जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। ये जो है ना वो प्रशासन से संबंधित है, मतलब प्रशासनिक जो वर्णन है ना इसमें किया गया था उसमें। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब फिर से ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन और कारण दिए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन करें। कथन एस करके दिया है, कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कारण आर करके दिया है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया था। ऑप्शन ए कथन एस सही है, कारण आर गलत है। ऑप्शन बी कथन एस और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर एस की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी कथन एस और कारण आर दोनों सही है तथा आर एस की सही व्याख्या नहीं है। या ऑप्शन डी कारण आर सही है, कथन एस गलत है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कथन एस सही है और कारण आर गलत है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले कथन एस करके दिया है, इसको पढ़िए। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये जो कथन एस है वो करेक्ट हो जाएगा। कलिंग युद्ध का जो विवरण है ना वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ये करेक्ट हो जाएगा। कारण आर को पढ़िए, अशोक ने अपनी राज्याभिषेक का 10वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। तो ये जो कारण आर है वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध नहीं लड़ा था, 8वें वर्ष बाद लड़ा था। क्या? तो अशोक ने ना अपने ना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद क्या किया था? कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कब? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये आप लोगों को याद रखना है, कलिंग युद्ध जो है वो। और कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देख करके क्या किया था? वो व्यथित हो गया था और ये जो नरसंहार है और अपना जो विजय अभियान है उसको बंद कर दिया था और धम्म को अपनाया था। धम्म का मतलब ये होता है कि विभिन्न धर्मों की जो अलग अलग अच्छाइयाँ हैं उसे अपनाया और अपना करके अपने प्रजा के हित के लिए वो कार्य किया। तो इसीलिए ना अपने जो विजय अभियान था ना उसको हटा करके क्या किया? प्रजा के कल्याण के लिए अब काम करना शुरू कर दिया कलिंग युद्ध के बाद। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मांड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी चेनाब या ऑप्शन डी झेलम। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी चेनाब करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मांड किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांड जो है ना वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21वां को पढ़िए। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अशोक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया? तो कश्मीर में श्रीनगर जो नामक स्थान है ना उसकी जो स्थापना है वो अशोक ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। उसके अलावा श्रीनगर की जो स्थापना है ना वो 2 राजाओं द्वारा किया गया था, ये माना जाता है। सबसे पहले अशोक ने क्या किया था? 3री शताब्दी में ये जो श्रीनगर की है वो स्थापना किया था। और बाद में चल करके ना दूसरा जो है वो राजा प्रवर सेन, कौन? तो राजा प्रवर सेन द्वितीय ने 6ठी शताब्दी में श्रीनगर का क्या किया था? स्थापना किया था, वो भी ये भी माना जाता है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो सबसे पहला अगर कि पूछा जाए ना तो अशोक को आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस में लेना है। और उसके बाद अगर कि अशोक ना होना तो आप लोगों को राजा प्रवर सेन द्वितीय को लेना है अगर ऑप्शन में हो तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए कूट प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है तो ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका
इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को पढ़िए। सही मिलान करें। सूची 1 में मंडल दिया है और सूची 2 में रचयिता दिया है। ए दिया है तृतीय मंडल, बी प्रथम मंडल, सी नौवें मंडल और डी सातवें मंडल। पहला मेघातिथि, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा विशिष्ट और चौथा सोमदेवता। कूट करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले सूची 1 में मंडल और सूची 2 में रचयिता दिया है। तो सबसे पहला देखोगे ना, तो सबसे पहला देखो इसमें तृतीय मंडल, तो तृतीय मंडल की रचयिता कौन है? तो तृतीय मंडल जो होगा वो विश्वामित्र द्वारा रचित है। उसके अलावा बी करके दिया है प्रथम मंडल। प्रथम मंडल जो होगा वो कौन आएगा? तो मेघातिथि आ जाएगा। उसके अलावा नौवें मंडल, तो नौवें मंडल में क्या आएगा? तो नौवें मंडल में सोम देवता आ जाएगा। उसके अलावा डी करके दिया है सातवें मंडल, तो सातवें मंडल जो है ना वो विशिष्ट है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। गुप्तकालीन साहित्यकार कालिदास की रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कुमार संभवत, ऑप्शन बी अज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी देवी चंद्रगुप्तम या ऑप्शन डी मेघदूतम। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी देवी चंद्रगुप्तम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्तकालीन साहित्यकार कालिदास की रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है बोला है, तो जो कालिदास की रचना नहीं है वो देवी चंद्रगुप्तम जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। और देवी चंद्रगुप्तम की जो रचनाकार है वो विशाख दत्त है। कौन? तो विशाख दत्त जो है ना वो देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार है। और ये जो देवी चंद्रगुप्तम जो रचना है ना वो नाटक के रूप में है। क्या? तो ये नाटकीय रूप में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा जो कालिदास की रचना है वो कुमार संभवत है, अभिज्ञान शकुंतलम है और मेघदूत भी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24वां को पढ़िए। इनमें से किन किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? पहला करके दिया है हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक दो या ऑप्शन डी केवल एक, दो और चार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी केवल एक और दो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से किन किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो सबसे पहले हरियाणा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र से भी प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों जो राज्य है ना वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। और जो मेन केंद्र था वो तो गुजरात था। गुजरात के अलावा जो कई जो इलाका है वो पाकिस्तान में भी मिलता है ना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 25वां को पढ़िए। सूफी धर्म में ईश्वर को ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में समा का अर्थ होता है। ऑप्शन ए ध्यान, ऑप्शन बी संकीर्तन, ऑप्शन सी उपवास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी संकीर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूफी धर्म में ईश्वर को ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधन में समा का अर्थ होता है। आप लोग याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को सूफी धर्म पढ़ा रहा था, मतलब सूफीवाद पढ़ा रहा था, उसमें आप लोगों को फर्स्ट लाइन में ही बताया था अपने थ्योरी क्लास में कि समा का क्या अर्थ होता है बोल करके। तो समा का जो अर्थ होता है वो संकीर्तन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का मैराथन लेकर के आऊँ ना, अभी कुछ दिन बचा हुआ है, एक हफ्ता, उसमें तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और बढ़िया सा आप लोग अपना तैयारी कर पाओ। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो और अच्छे से पढ़िए आप लोग।